अंडर 19 वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं अगर बात करें, कल जो है सुपर संडे वहाँ पर मैच होना है नेपाल वर्सेस न्यूजीलैंड। जी हाँ, ये मैच कई तरह से इसलिए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्साइटिंग होने की उम्मीद है। स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बाद उम्मीद तो करेंगे कि स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड इस तरह का एक्साइटिंग हो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो काफ़ी लेट देख रहे हो तो फिर वो मैच अब तक चल रहा होगा या फिर पता नहीं क्या सिचुएशन हुई होंगी। लेकिन हम जो ये वीडियो बना रहे हैं तब तक अभी तक तो बिल्कुल भी शुरू यहाँ पर हुआ नहीं है। खैर, अब बात करें यहाँ पर तो नेपाल वर्सेस न्यूजीलैंड इससे पहले जब अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में भिड़े हैं, जी हाँ 2 बार भिड़े हैं अब तक, और दोनों बार नेपाल को जीत हुई है। जी हाँ, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है एक्शन बढ़ती। डेफिनेटली अलग अलग पेयर होते हैं, ऐसा नहीं कि उस अंडर 19 टीम ने हराया था तो शायद ये भी हरा दे, या वो हारी थी तो शायद ये भी हार जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली रिकॉर्ड जो है वो नेपाल के नाम जरूर है। 2-0 दोनों बार न्यूजीलैंड को मात दी है। अब यहाँ पर बात सबसे पहले शुरुआत वेदर से ही करेंगे, क्योंकि वेदर ने वार्म अप मैचेस में बहुत खलल डाली। लेकिन फॉर्चुनेटली पहला जो डे रहा, जो यूएसए वर्सेस आयरलैंड वाला जो गेम था वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। काफ़ी धूप खिली हुई थी, और कल भी जी हाँ संडे की बात करें तो पूरी तरह से जो सनी वेदर रहने वाला है, कोई भी बारिश का कलर वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा, कम से कम वेदर रिपोर्ट तो यही कह रही है। उसके बाद अब बात करते हैं एंड सबसे पहले सीधे कि एक वार्म अप मैच जो रहा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं हम देख नहीं पाया, हो नहीं पाया, क्योंकि वो मैच हो ही नहीं पाया। सिर्फ 4-5 ओवर उस मैच के हो, 3.5 ओवर करीब उस मैच के हो पाए थे। तो वहाँ पर एक वार्म अप हो जाता तो और चीज़ें हमें अच्छे से पता चल पाती। लेकिन फिर भी अगर आपको प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी हो इस मैच के लिए, नेपाल की प्लेइंग 11, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि किस तरीके की प्लेइंग 11 होनी चाहिए? उसमें ऑलराउंडर्स, बैट्समैन, बॉलर्स का किस तरह का कॉम्बिनेशन आप बिठाकर एक प्लेइंग 11 बनाना चाहेंगे जो न्यूजीलैंड के सामने नेपाल उतारना चाहे? ज़रूर, देखिए उसमें बॉलर्स भी रहें, बोले ऑलराउंडर्स भी रहें। जैसे कि अगर हम बात करें एक प्लेइंग 11 की, तो कुछ इस तरह प्लेइंग 11 रहेगी दिल्ली क्रिकेट की तरफ से नेपाल की। देव खनल ऑब्वियसली कप्तान है, अर्जुन कुमार, बिपिन रावल, आकाश त्रिपाठी और उत्तम मगर। उसके बाद बात करें हम गुलशन झा, दीपेश खंडेल, दुर्गेश गुप्ता, तिलक राज भंडारी और सुभाष भंडारी और आकाश चंद। ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से प्लेइंग 11 है कल के मैच के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो लगता है हमें कि शायद बेहतर रहेगी अपने पहले मैच के लिए नेपाल के लिए। बिल्कुल, एक चीज़ ज़रूर क्लियर है कि जिस तरीके की अभी तक हमने देखी है आयरलैंड वर्सेस यूएसए वाले मैच में भी और वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले पहले मैच में भी, डेफिनेटली उससे एक चीज़ क्लियर नज़र आती है कि नेपाल की जो टीम है वो हेमंत धामी को बहुत ज़्यादा इस प्लेइंग 11 में मिस करने वाले। सही कहा, बहुत ज़्यादा फायदा होता अगर हेमंत धामी इस स्क्वाड में, इस प्लेइंग 11 में हम होते, क्योंकि जिस तरह से हेल्प, क्योंकि उम्मीद भी की साउथ अफ्रीका में जो है थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बाउंस हमें मिलती है, उसका फायदा बेहतरीन तरीके से हेमंत धामी उठा पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस टूर में नहीं, जो कि बहुत बड़ा डेंट है। पहले दिन के मैचेस को देखकर, बॉलिंग को देखकर, आप देखिए आयरलैंड के जो मेरे ख्याल से बेहतरीन बॉलिंग कराई थी जो पेसर थे। उसके बाद आर्य गर्ग यूएसए के, उन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग कराई। उसके बाद वेस्ट इंडीज के जिन्होंने फाइफर निकाला वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी शानदार बॉलिंग। साउथ अफ्रीका के जो बॉलर थे, साउथ अफ्रीका के बॉलर ने फाइफर, उन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग कराई। तो पेसर्स ने काफी बेहतर, उनको एक एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था। तो हेमंत धामी की कमी डेफिनेटली इस प्लेइंग 11 में जरूर खलेगी, उनकी भरपाई करनी होगी। तो उनके रिप्लेसमेंट दुर्गेश गुप्ता को आगे बात करेंगे। अब ये तो बात हो गई प्लेइंग 11 की। अब सीधे चलते हैं एंड बैटिंग ऑर्डर किस तरीके का आप देखना चाहेंगे नेपाल का इस मैच में? पहले बैटिंग कर रहे हो या फिर चेस कर रहे हो, दोनों सूरत में बैटिंग ऑर्डर क्या चाहेंगे आप? मैं ऊपर के 5-6 की बात कर रहा हूँ, पूरा नीचे तक की लाइन की नहीं, ऊपर के 5-6 के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें ओपनर्स में तो अर्जुन कुमार और बिपिन रावल साथ आने चाहिए ओपनिंग अगर ये करें। उसके बाद देखें आकाश त्रिपाठी 1 डाउन आए, 2nd डाउन देव खनल यहाँ पर उतरे। उसके बाद हम 3rd डाउन देखें तो उत्तम मगर, जी हाँ उत्तम राणा मगर जो है वो आए। उसके बाद आपकी बात करें तो गुलशन झा, जी हाँ ऑब्वियसली गुलशन झा जो कि ऑलराउंडर है। और एक और डाउन अगर हम नीचे जाएँ तो दीपेश खंडेल, अगर हम यहाँ पर बात करें वो इस डाउन पर आए। तो 1 डाउन में आकाश त्रिपाठी, 2nd डाउन में देव खनल, 3rd डाउन में उत्तम मगर, 4th डाउन में गुलशन झा और 5th डाउन में दीपेश खंडेल। बिल्कुल, तो ये एक बात हो गई डाउन ऑर्डर्स की। एंड हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्या देव खनल को खुद को एक पायदान ऊपर लाना चाहिए 1 डाउन पर, या फिर नहीं आपको लगता है कि 2nd डाउन पर ही ठीक है? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी इतने कॉन्फिडेंस तो होंगे नहीं क्योंकि रन्स नहीं आ रहे हैं, और इतने कॉन्फिडेंस में अगर आप जब नहीं हैं तो फिर भी आप अपने आप को ऊपर करेंगे तो और ज़्यादा डेंजरस होगा। कि जितनी ज़्यादा आप थोड़ा सा पुरानी बॉल हो जाए या थोड़ा सा पार्टनरशिप अगर आपको ऊपर से मिल जाए तो एक, क्योंकि अभी जी हाँ, मैं यही सोच रहा था। मैं अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी मिल जाती है तो उस सूरत में क्या आप चाहेंगे देव ऊपर आए 1 डाउन में? नहीं, तो ओवर्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि बल्लेबाजी तो खैर कर लेते हैं चाहे ओवर कितने ही बचे हो, लेकिन कम ओवर बचे होंगे तो फिर यहाँ पर अपने आप में कोई और बल्लेबाज आएगा, तो ये ज़रूर है। लेकिन
जहाँ हैं, जहाँ खेल रहे हैं अभी वही ठीक है। सेकंड थर्ड डाउन अगर आना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि ये खुद अभी कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रन्स इनके बल्लों से काफ़ी निकल नहीं रहे हैं। जब निकलेंगे तब, और तब भी नहीं, क्या पता सेकंड डाउन में ही आपके रन्स निकलें, क्या मालूम। लेकिन अभी फिलहाल ऊपर इस टूर्नामेंट में तो बहुत ही कम चांस है। अगर ये खुद को करें, बचे इससे तो बेहतर होगा कि मैं ऊपर आ जाऊँ, मैं ओपनिंग आ जाऊँ। नहीं, क्योंकि अभी आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, पहले थोड़ा सा रन्स बनाए उसी डाउन में कर। बिल्कुल, चलिए ये बात हो गई बैटिंग और डिस्कशन की। अब सीधे से चलते हैं जरा टॉस के बारे में। एंड टॉस जीत कर यहाँ पर डेफिनेटली सनी वेदर रहने वाला है, वेदर फोरकास्ट तो यही कह रहा है। तो टॉस जीत कर, जितना आपने अभी तक नोटिस किया कि क्या लेना बेहतर रहेगा टॉस जीत कर, और इस ग्राउंड पर जो एक मैच जो सबसे रिसेंट जो मैच खेला गया था इंटरनेशनल, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज था वो मैच। उस मैच के बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके का गेम था वो, हाई स्कोरिंग था, लो स्कोरिंग था, और उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि टॉस, और फिर लेवल भी अलग है, वो सीनियर्स का था या अंडर 19 का है, उस हिसाब से टॉस जीत कर क्या करना बेटर रहेगा? नहीं, जरूर देखिए, अगर हम देखेंगे उस मैच को जो सीनियर्स का हुआ था, सीनियर इंटरनेशनल मैच मार्च 2023 में, बिल्कुल, तो वहाँ पर काफ़ी रन्स पड़े थे। आप देखेंगे साउथ अफ्रीका ने 300 अबव बनाए, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने भी जब चेस किया तो बहुत करीब आ गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो लेकिन 280 रन बनाए, तो विकेट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा विकेट यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली अगर आप टॉस जीतते हैं तो ये बॉलिंग अगर आप लेंगे पहले, तो शायद आप एटमॉस्फेयर का थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, पिच पहले इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे यूज्ड टू होती चली जाएंगी ये पिचेस, तब टॉस का इतना मैटर नहीं करेगा, जब अब पुरानी पिचेस होती चली जाएंगी। लेकिन हाँ, तब आगे जाकर तब मैटर करेगा अगर जब आपको वेदर में कुछ बादल दिख रहे हो या क्लाउडी कंडीशंस हो तब। लेकिन जैसे जैसे मैच होते चले जाएंगे इन पिचेस पर, ये यूज्ड टू पिचेस होती चली जाएंगी, और बॉलर्स के लिए और खासकर थोड़ा सा और धीमे हो जाएगी बॉलिंग आने वाले मैचों में। अभी नहीं, क्योंकि आईसीसी की पिचेस हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा बेटर होंगी, बजाय थोड़ा सा थोड़ी देर में इस्तेमाल होने के। तो इसलिए पहली इनिंग आप टॉस जीतते हैं तो ऑब्वियसली पहले बॉलिंग के साथ जाएं, क्योंकि शुरुआत है। तो आप टॉस जीते, बॉलिंग लें, पहले पिच का इस्तेमाल करें। धूप निकलेगी तो पिच सूखेगा, थोड़ा सा खुलेगा, बैटिंग के लिए आसान बनेगी, और जब शाम होगी तब थोड़ा सा मुश्किल होगी बल्लेबाजी। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं टॉस जीतकर पहले बॉलिंग लेना काफ़ी बेहतर रहेगा, ताकि आप उस मॉइस्चर का इस्तेमाल कर सकें। उस शुरुआत की जो फेस है, जो पेसर्स, उसका अगर अच्छे से इस्तेमाल कर सकें तो डेफिनेटली आप सामने वाली टीम पर डेंट मार सकते हैं। उस शुरुआत के 1 घंटे के लिए आपको कहीं ना कहीं टॉस जीतकर पहले बॉलिंग लेना बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा। बाकी एट द एंड कैप्टन के ऊपर होता है वो किस तरह से इस चीज़ को टैकल करते हैं। लेकिन हाँ, अगर सामने वाली टीम ने शुरुआत के 1 घंटे में अपने विकेट ज़्यादा नहीं खोए तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आप पे वो डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं। इतना है तो स्कोर पहुंच ही जाएगा कि शायद आपके लिए चैलेंजिंग हो जाए। बाकी एट द एंड देखना पड़ेगा क्या कुछ होता है। अब बात करते हैं बॉलिंग रोटेशन की, बॉलिंग यूटिलाइजेशन की। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है किस तरह से बॉलिंग यूनिट को यहाँ पर नेपाल के यूज़ करना चाहिए कैप्टन को, और किस किस तरह से आप देखना चाहेंगे? नहीं, ज़रूर देखिए, अगर हम देखें नई बॉल से गुलशन झा तो आते ही हैं, और उनके साथ आएंगे दुर्गेश गुप्ता, जो कि हमने देखा वार्म अप में उन्होंने नई बॉल संभाली, तो वही आएंगे दोनों साथ में, एक लेफ्ट आर्मर एक राइट आर्मर। तो ये दोनों अपने 4-4 ओवर का स्प्रेड कराएं, और कोशिश करें कि इसमें विकेट गिरे। विकेट्स बहुत ज़रूरी हैं, लॉन्गर फॉर्मेट है ये, तो कोशिश करें कि शायद 2 विकेट कम से कम मिल जाएं पावर प्ले में। और अगर आपके 60-70 रन भी हो गए तो कम से कम 3 विकेट लें, और अगर 40-45 रन है तो कम से कम 2 विकेट वहाँ होने चाहिए। तो ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर के बल्लेबाज अगर नई बॉल से चले गए तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा सामने वाली टीम को, कि वो लंबा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी से आउट कर देते हैं, 2 या 3 विकेट आप गिरा पाते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने वाले जो बल्लेबाज हैं, जैसे ओपनर हैं टॉम जॉन्स, 1 डाउन में स्नेहत रेड्डी, और 2nd डाउन में ऑस्कर जैक्सन जो कप्तान है, उन्होंने वार्म अप में अभी शतक भी लगाया था। और EAP क्वालिफायर्स में, खैर वहाँ छोटी छोटी टीमें थी, 450 रन भी बनाए थे न्यूजीलैंड ने। हम इसे नहीं नाप सकते कि EAP क्वालिफायर्स का इज इक्वल टू ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये गलत होगा। EAP अपनी जगह में बहुत कमज़ोर टीमें थी वहाँ पर न्यूजीलैंड के मुकाबले, क्योंकि न्यूजीलैंड EAP खेला किसी और वजह से था, ना कि वो रीच नहीं कर पाए उसकी वजह से, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप वो खेले नहीं थे। तो माफ़ कीजिएगा, जी हाँ बिल्कुल। तो इसलिए न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज हैं जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं, और खासकर वार्म अप में भी अभी ऑस्कर जैक्सन नज़र आए थे। तो फिर मेक श्योर करना होगा नई बॉल के बॉलर्स को कि या तो विकेट ज़रूर निकालें, वरना थोड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है बाद के बॉलर्स के लिए। बाद के बॉलर जैसे दीपेश कंडेल, सुभाष भंडारी हैं या तिलक राज भंडारी हैं, जो कि ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, और दीपेश कंडेल लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो इनको, ये तो हो गई पेसर्स की बात। अगर मान के चलिए 4-4 ओवर कराए, उसके बाद जो बॉलर अच्छा करा रहा होगा उसे 1 ओवर के लिए और कंटिन्यू करें,
और साथ में आकाश चंद को ले आए। डायरेक्ट स्पिनर को उतारने की ज़रूरत नहीं है, शायद बैकफायर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही 12-13 ओवर हो जाए, 14 ओवर, उसके बाद आप स्पिनर लेकर आए तो स्पिनर का रोल कुछ यूँ होगा कि स्पिनर्स ट्राई करें आगे खिलाने का, बल्लेबाज को फ्रंट फुट पर लेकर आए, डिफेंड करवाएं और शॉट खेलने के लिए मजबूर करें, ड्राइव शॉट खेलने के लिए। कल देखा था हमने वेस्ट इंडीज़ वाले के जो प्लेयर्स थे काफ़ी कोशिश कर रहे थे, विकेट्स मिले भी हैं वेस्ट इंडीज़ के बॉलर को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो यहाँ पर ज़रूर है कि नेपाल के जो स्पिनर्स हैं उन्हें भी ट्राई करना होगा, एक टप्पा ढूंढना होगा जिससे वो बल्लेबाजों को आगे लाए। बैकफुट पे शायद आपको विकेट कम मिले, इतना टर्न है नहीं कि बैकफुट पे आपको विकेट मिल जाएगा। और अर्ली फेस है अभी वो इस टूर्नामेंट। बिल्कुल सही कहा, जैसे आपने कहा था कि धीरे धीरे अगर फर्क बढ़ेगा तो शायद हमें और ज़्यादा टर्न देखने को मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। तो थोड़ा सा आप बैकफुट पे जाके सोचेंगे कि हम 2.5 मीटर का टर्न करा लेंगे तो शायद ये नहीं होगा। फ्रंट फुट पे आकर थोड़ा सा उन्हें डॉच करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। फील्डर लें, कवर का फील्डर, पॉइंट का फील्डर, मिड विकेट का फील्डर, एक स्लिप लगा के रखें जो कि प्रेशर बनाता है ये काफ़ी, और इसमें विकेट्स गिरने की उम्मीद। बिल्कुल। तो अगर आप क्लियरली है कि स्पिनर्स के लिए रोल सिंपल सा है कि आप उन्हें आगे बुलाएं, आगे इनवाइट करें कि वो आगे आकर खेले, फ्रंट फुट पर आकर खेले। और डेफिनेटली इससे अगर आपकी थोड़ी सी भी बॉल टर्न होती है तो एक स्टंपिंग का चांस बनेगा, और दूसरा आपको एज जो है स्लिप आपको रेडी रखनी होगी, स्लिप तैयार रहनी पड़ेगी। तो 2 ऑप्शंस यहाँ पर आपके विकेट लेने के खुल जाएंगे। और फिर क्या है कि यहाँ पर बल्लेबाज को कुछ और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से आगे आकर पैर आगे करना पड़ता है, दिक्कत होती है, उस वजह से बैलेंस कर पाता। और आप याद रखिए हम अंडर 19 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिक्स जो है लड़के सीख ही रहे होते हैं धीरे धीरे। कोई कंप्लीट परफेक्शन यहाँ पर कंप्लीट ऑप्शन क्रिकेट कभी होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीख रहे होते हैं, बेसिक से गुजर रहे होते हैं। तो ये सब एरर्स में आप कहीं ना कहीं विकेट निकाल कर ले जा सकते हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरी डिस्कशंस थी इनसे रिलेटेड। और बाकी एट द एंड देखना होगा कि नेपाल किस तरह से यहाँ पर इस स्ट्रीक को अपने कंटिन्यू करता है। 2-0 से वो ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। देखना होगा कि ये जो पेयर है अंडर 19 का, ये इसको कंटिन्यू रख पाता है या फिर नहीं। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर आप कहेंगे कि नेपाल की बॉलिंग से कि वो कितने में रेस्ट्रिक्ट करे, अगर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करती है और नेपाल को चेस करना पड़ेगा टारगेट, तो कितना आप चाहेंगे कि ये रोके नेपाल न्यूजीलैंड को, क्योंकि ज़्यादा टारगेट होना कितना चाहेंगे आप कि उतने में शायद कंफर्टेबल रहेगी नेपाल की टीम? बिल्कुल डेफिनेटली बात है 215 to 220। मैं यही कहीं ना कहीं कहूँगा कि अगर इस तक न्यूजीलैंड को रोकने में आप कामयाब रहे तो डेफिनेटली आप एक बेटर पोजीशन पे यहाँ पर अपने मैच को जो है कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जो है आपके लिए चेज काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप बेहतर कर पाते हैं, शुरुआत में ज़्यादा विकेट नहीं खोते, तो फिर आप एक बेहतरीन स्मूथ तरीके से इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। बस यही है। और बाकी एट द एंड जो कुछ भी होगा आपको सारी एनालिसिस के थ्रू पता चलता रहेगा। कम्युनिटी आप लगातार चेक करते रहिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप की कवरेज यहाँ लगातार जारी है।